यस, जीओसी। लेक्चर थर्ड। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि यार जो बैक बॉन्डिंग होती है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है। बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, राइट? यस। तो यहाँ लिख देते हैं बैक बॉन्डिंग, ये हमारी हेडिंग है आज की, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। सर लेक्चर 4 होगा। नो बेटा, कल वाले लेक्चर ही तो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ओके सर। बैक बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस, ओके। तो हमने कहा था कि यार बैक बॉन्डिंग के लिए कि है ना, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कितने टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था। ये डिस्कशन हमें कवर करना है। तो हमने कहा कि जो बैक बॉन्डिंग होती है उसकी कंडीशंस क्या है। तो हमने कहा सीधी सी बात है कि इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है पी ऑर्बिटल रेजोनेंस और एक होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो बैक बॉन्डिंग हमारे पास जो कहानी रहेगी उसमें एक कैटेगरी रहेगी फर्स्ट, जिसको हम बोलेंगे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और सेकंड होगा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो या तो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात करेंगे या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पी ऑर्बिटल रेजोनेंस की का मतलब क्या होता है। जो पी होगा वही डी होगा, तो सबसे पहली कैटेगरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब हुआ वैकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेटेड विद व्हाट, लोन पेयर। वैकेंट p orbital conjugated with lone pair। ओके, तो अगर आपके p ऑर्बिटल कॉन्जुगेट हो रहे हैं लोन पेयर के साथ में, तो इसी को हम बोलते हैं p ऑर्बिटल रेजोनेंस। अच्छा, बैक बॉन्डिंग की जो कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो बैक बॉन्डिंग के लिए क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक एलिमेंट है A, राइट, और दूसरा एलिमेंट होगा हमारे पास में B। अब A के पास क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, ये लोन पेयर है, और B के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे समझो, बी वैकेंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ए इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जैसे जैसे ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की रेंज में जाएगा। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन की रेंज में जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बी को डोनेट करेगा। तो बी को डोनेट करेगा तो ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इससे क्या हुआ कि बी और ए दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दोनों एटम क्या हो गए, स्टेबल हो गए बॉन्ड बना करके, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ फिक्स नहीं रहेगा, यानी कि ये पार्ट किसका रहेगा, रेजोनेंस का, वापस से टूटेगा ये, और वापस से वो क्या बनाएगा, RS1 को फॉर्म करेगा। दिस इज RS1, दिस इज RS2। तो इसका हाइब्रिड जब बनाओगे तो इट कन्वर्ट इन ए बी डॉटेड फॉर्म। यहाँ रहेगा आपके पास में डेल पॉजिटिव और यहाँ रहेगा डेल नेगेटिव। तो दैट टाइप ऑफ द रेजोनेंस इज नॉन इज व्हाट, है ना, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस।
और इसी को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। अच्छा, बैक बॉन्डिंग क्यों बोलेंगे फिर से समझो। ए और बी के पास पहले से ही बॉन्ड था और बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से लोन पेयर आया बॉन्डिंग करने के लिए, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, बैक बॉन्डिंग। अच्छा, हमने पी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग की बात करी, तो हमारे पास जो ए है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने कहा कि वो पी इलेक्ट्रॉन्स थे, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे। और बी जो है उसके पास भी पी में ही वैकेंट ऑर्बिटल था। तो जो बॉन्ड बना है वो पी पाई क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है इसकी नेमिंग करना भी जरूरी है। तो ए ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो पी से दिए हैं और बी ने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो पी में लिए हैं। तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया भाई, पी पाई बैक बॉन्डिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि बैक बॉन्डिंग किस किस कंडीशंस तक फिजिबल होती है। तो हमने कहा देखो, जो लोन पेयर है और जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन कौन से पीरियड्स के होने चाहिए। तो केस फर्स्ट है कि जो हमारे पास में लोन पेयर है, लोन पेयर, और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो पीरियड, सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड का हो सकता है, सेकंड पीरियड टू थर्ड पीरियड हो सकता है, एंड थर्ड पीरियड टू सेकंड पीरियड हो सकता है। यहाँ पर है ना बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, थर्ड टू थर्ड बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। अच्छा, थर्ड टू थर्ड का केस अगर हम बात करें, जैसे मान लो सेकंड टू सेकंड है ना, सेकंड टू थर्ड और थर्ड टू सेकंड बैक बॉन्डिंग हो रही, थर्ड टू थर्ड बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। यहाँ बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो अगर है ना, हम सबसे पहले बात करें सेकंड टू सेकंड बैक बॉन्डिंग की। तो सेकंड टू सेकंड बैक बॉन्डिंग का अगर मैं एग्जांपल लूं तुम्हारे लिए, तो देखो क्या है, मैंने क्या लिखा, CH3, यहाँ लिखा CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है O, और यहाँ क्या लिखा हुआ है CH3। अब ध्यान से देखोगे तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और कार्बन भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। अगर तुम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p1, 2p2 होता है। अब 2p2 में क्या हुआ कि है ना, इसने एक वैकेंट ऑर्बिटल रख रखा है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके। और ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसके पास इसमें भी p में ही लोन पेयर है और इसके पास भी p ही खाली है। तो ये अपना लोन पेयर किस में देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा, कार्बन को देगा, और p टू p ट्रांसफर कर रहा है। तो इट कन्वर्ट इन CH3 CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड CH3। तो ये सेकंड टू सेकंड ट्रांसफर हो रहा है, ये बहुत इफेक्टिवली ट्रांसफर होता है। तो इस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म करोगे तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेकंड टू सेकंड हो गया। अच्छा, अब बात करें कि यार थर्ड टू थर्ड बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है। देखो, थर्ड टू थर्ड बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है, एग्जांपल नंबर ये 1 था, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, है ना, AlCl3। तो AlCl3 की अगर आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम के पास है ना वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और ये रहा क्लोरीन। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना, यहाँ क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, और एल्यूमिनियम के पास क्या रखा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहिए इसको, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाता है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर पाए। तो वो उस बॉन्ड फॉर्मेशन की रेंज में नहीं आ पाता है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं करता है। नो डाउट AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग नहीं करता है। तो फिर ये अपने आप को स्टेबल कैसे करता है, तो ये अपने आप को स्टेबल करते हैं किसमें, डाइमराइज होकर के, आपने पढ़ा होगा Al2Cl6 में एग्जिस्ट कर जाता है फिर ये। हाँ तो सर। मॉलिक्यूल्स है ना अपने आप को किसी भी तरीके से है ना स्टेबल करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग जो होगी वो सेकंड टू थर्ड, सेकंड टू सेकंड
सेकंड तो थर्ड तो होती है, लेकिन अगर आपका वैकेंट सेकंड का है, अगर वैकेंट सेकंड का है, तो आप इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी, है ना, ला सकते हो। ये खेल ऐसा है कि ना आपका न्यूक्लियस कितना अट्रैक्टिव है। अगर न्यूक्लियस जितना स्मॉलर होगा, है ना, जैसे आपने फजान रूल पढ़ा था, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन लार्ज साइज ऑफ एनायन, है ना, तो वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसलिए अगर आपका वैकेंट ऑर्बिटल स्मॉलर है और लोन पेयर वाला ग्रुप बड़ा भी होता चला जाएगा, तो भी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुमने वैकेंट ऑर्बिटल को बड़ा करना शुरू कर दिया, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो तुरंत क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वो बैक बॉन्डिंग की रेंज में नहीं पहुंच पाएगा। चलो बैक बॉन्डिंग के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस हो गई, ठीक है ना, और कंडीशंस और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, है ना, एक और मॉलिक्यूल्स है, दिस वन, ये है आपके पास सी एच एग्जाम्पल, ठीक है ना, NH2 एंड BH2। तो नाइट्रोजन के पास क्या रखा हुआ है, लोन पेयर, और बी के पास क्या रखा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या करेगा ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा BH2, और यहाँ क्या लग जाएगा, नेगेटिव। दैट इट इज ऑल्सो व्हाट, बैक बॉन्डिंग। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो क्या बनेगा इसका, वो बनेगा NH2 डेल पॉजिटिव डबल बॉन्ड, मतलब डॉटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये डॉटेड फॉर्म में रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा BH2 डेल नेगेटिव। क्लियर है, यस और नो? सर ठीक है, यस बेटा। सर अब ये रेजोनेंस है ना जो आपने डॉट। हाँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाँ तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम लोग उसको ऐड करें तो इट शुड करस्पॉन्ड विद द। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, तो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर सही है। ठीक है सर, वही मेरे को पूछना था। या बिल्कुल सही है। और देखिए एग्जांपल्स, अब बात करते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो केवल नए पी ऑर्बिटल के साथ ही होती है, डी ऑर्बिटल्स में बैक बॉन्डिंग होती है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर क्या दे रखा है मैंने, Cl दे रखा है। Cl के पास क्या है, लोन पेयर है ना। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये यहाँ आ जाएगा। बताओ, इससे बॉन्डिंग होगी तो यहाँ क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। और इसका अगर मैं हाइब्रिड ड्रॉ करूंगा, तो बताओ हाइब्रिड क्या बन जाएगा इसके अंदर, बताओ भाई, क्या आ जाएगा इसका आंसर, CH2 का होगा CH2 डेल सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ डॉटेड फॉर्म रहेगी, और यहाँ क्या रहेगा, डेल डेल पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव। Cl का डेल पॉजिटिव होगा, CH2 का डेल नेगेटिव। ओके हाँ। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम और सिचुएशन की बात करते हैं। देखो ये कहानी थी बैक बॉन्डिंग की। अब बैक बॉन्डिंग के बाद बात आती है कि फाउंड टू स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें हम लोग, है ना, स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी, फाइंडिंग फाइंडिंग स्टेबल स्टेबल रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग, वो समझिएगा। सबसे पहले हम हमेशा अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देखना होता है, सबसे पहला पॉइंट देखना होता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाता है न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए।
ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, the resonating structure in which octet octet of each atom octet of each atom is complete will be more as stable, will be more stable। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट होगा मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप आइडिया लगाइएगा इसके अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने लिखा CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज RS1। फिर मैंने क्या करा, ऑक्सीजन का लोन पेयर की बैक बॉन्डिंग करा लिया, तो यानी कि मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और यहाँ क्या लगा दिया CH3 एंड दिस इज व्हाट RS2। अब बताओ RS1 RS2 विच वन इज मोर स्टेबल? तो हम कहेंगे सेकंड इज मोर स्टेबल, दैट मींस RS2 is more stable than RS1। सर इसमें अब क्योंकि पूरा ऑक्टेट सब कुछ में खत्म है और यस, तो हम कह सकते हैं ऑक्टेट of each element is complete, atom is complete, यही चाहिए था। ये सुनो, यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NH है और यहाँ क्या दे रखा है CH3, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रखा हुआ है, तो जिससे RS2 RS1 और RS2 बनाओगे तो क्या मिलेगा इसके अंदर, यहाँ क्या मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, अगेन सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सी की बात करिए, सी में क्या दे रखा है, ये रहा CH3, यहाँ S यहाँ लोन पेयर है, यहाँ क्या है CH2 पॉजिटिव दे रखा है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग करेगा ये, तो इट कन्वर्ट इन CH3S डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा पॉजिटिव, सो अगेन सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। डी की बात करिए, यहाँ पर कौन है CH3, यहाँ आ जाएगा PH और यहाँ कौन आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ये भी बैक बॉन्डिंग कर जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इट कन्वर्ट इन CH3PH पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2 सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, greater than 1। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अगर मैं सर बेसिकली बैक बॉन्डिंग में जो भी होगा ना स्ट्रक्चर में वो ज्यादा स्टेबल होगा। यस, जो बैक बॉन्डिंग में जाएगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब जैसे बैक बॉन्डिंग के वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना सर? यस, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में ये कहानी है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि है ना, ये आपके पास में कंडीशंस लगी हुई है, एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना, और यहाँ क्या लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, यहाँ Cl कर दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है। अब बताओ विच वन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, फर्स्ट और सेकंड? तो हम कहेंगे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो पहला पॉइंट था मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरा पॉइंट था ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तो अगर वापस से हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या करता है, कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मोर बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have more bonds
more bonds will be more stable, ठीक है ना। वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, जिसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसके पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखिए, मैंने लिखा CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या लिखा S, और यहाँ क्या लिखा है मैंने CH3। अब देखो सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लेकिन इस बार जो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन की रेंज में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, तो जब वो वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो इट कन्वर्ट इन CH2 डबल बॉन्ड S, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कौन आ जाएगा आपके पास में CH3। अब देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए हैं। अगर देखोगे आप तो पहले CS के बीच में एक बॉन्ड था, अब CS के बीच में 2 बॉन्ड हो गया। तो जितने ज्यादा आपके बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स की क्या बनेगी, स्टेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं सेकंड, यानी कि RS2 एंड RS1 की अगर हम बात करेंगे तो RS2 इज मोर स्टेबल, RS सेकंड इज मोर स्टेबल देन RS1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा CH2 नेगेटिव एंड Cl। तो अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंपेयर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स CH2Cl के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए और एक Cl का बॉन्ड हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 3। और जैसे ही क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो ये इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करा सकता है। तो जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर एंटर कराएगा, इट कन्वर्ट इन CH2 डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ क्या लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आप देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो कितने हो गए हैं, 4। मोर बॉन्ड्स मोर स्टेबिलिटी, तो अगेन सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये यस कहानी थी नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे है ना, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4। तो अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो फोर्थ पॉइंट में होता है न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन आयनिक स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज are more stable than ionic species। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला केस देखिए, मेरे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो देखो कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, लोन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका। तो यहाँ क्या बनेगा CH2 नेगेटिव, यहाँ कौन आएगा CH डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ क्या लग जाएगा पॉजिटिव। नो पॉजिटिव डाउट चार्ज। दोनों ही स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो न्यूट्रल है, जबकि सेकंड वाला क्या है आयोनिक स्पीसीज है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इज मोर फर्स्ट वन स्टेबल इज ग्रेटर देन 2। सेकंड, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, अब ये जो एग्जांपल है वो तो बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ये है B, यहाँ F है, यहाँ F है, और यहाँ पर भी क्या है F है। फ्लोरीन के पास क्या दे रखे हैं लोन पेयर, फ्लोरीन के पास क्या दे रखा है लोन पेयर, और ब्रोमीन के बोरोन के पास क्या दे रखा है वैकेंट डी। तो ये इसके अंदर एंटर कर सकता है। अब अगर ये इसके अंदर एंटर कर सकता है तो दैट मीन्स इट कन्वर्ट इन व्हाट, ये रहा F, ये रहा B, इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव आके चार्ज, पॉजिटिव। और यहाँ F। अब बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, तो हम कहेंगे है ना, बताओ
ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? बोलो भाई। सर दोनों में ऑक्टेट है ना सर? नहीं भाई, नहीं अगर नहीं, इसमें, फर्स्ट वन में ऑक्टेट नहीं है तो सेकंड वन ग्रेटर होगा। हाँ तो याद रखिएगा, चार्ज का हमेशा मतलब ये मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना पहले देखना होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ। पॉइंट नंबर फिफ्थ है कि the resonating structures which have negative charge on electronegative atom electronegative atom will be more stable, तो अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज अगर देखना है, तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर देखिएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O नेगेटिव, दिस इज अ स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। तो ये बॉन्ड अंदर आएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, सो इट कन्वर्ट इन CH2 नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O। तो एक फर्स्ट वाले में है ना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड वाले में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो हम कह सकते हैं कि RS1 इज मोर स्टेबल देन RS2। क्लियर है? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यस और नो? और यार यस और नो बोलो यस ना। सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? तो ये तो कंडीशंस हो गई कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कंसीडर कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक देखिए क्वेश्चन, ड्रो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर of following compounds। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल आया है इस वाले मॉलिक्यूल्स का, यहाँ क्या दे रखा है मैंने, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या दे रखा है मैंने, रिंग दे रखी है, राइट। और मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इसकी कहानी क्या होगी, बताओ। CH2 डबल बॉन्ड और रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, बताओ, पॉजिटिव चार्ज। बोलो ये सुनो, क्लियर? देन इसके बाद हाँ क्या सर। होगा कि अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे क्या, कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, इससे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, दिस स्ट्रक्चर। यहाँ क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या होना जाएगा, CH2। ओके, देन फाइनली जब ये बॉन्ड वापस से नीचे की तरफ टूटेगा तो स्ट्रक्चर वही बन जाएगा अपना। ये सुनो, बताओ भाई। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर यस। बनेगा वो क्या बनेगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, कि यहाँ पर सभी जगह डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, और साथ में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो रहा है, और यहाँ क्या है, CH2। और डेल पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, एक बार ऊपर था, एक बार यहाँ लगा हुआ है, और एक बार यहाँ लगा हुआ है। दिस इज a रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा अब मुझे बताओ कि
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने मान लो लिखा है दिस इज कॉल्ड RS1, ये है RS2, ये है RS3 और ये है RS4। सोचो विच RS इज मोर सिमिलर, जो कंपैरिजन कराया है वो कराया है RS फर्स्ट RS सेकंड के अंदर, तो बताओ विच वन इज मोर स्टेबल। तो हम कहेंगे कि जो RS फर्स्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इफ एनी वन रिंग इज एरोमेटिक, अभी एरोमेटिक क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो यहाँ भी नोट डाल करके मैं इस पॉइंट को लिख दे रहा हूँ, है ना, इसको हम हाँ सर। समझेंगे आराम से। यहाँ लिख दे रहे हैं RS first, RS first is more stable, more stable than second because of aromaticity, because of aromaticity। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस की। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना इसके अंदर, ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर दिया है। अब बात करते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया कि NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर लगा दिया मैंने रिंग, तो अब इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं। रिंग का रेजोनेंस होता रहेगा लेकिन नाइट्रोजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों? नाइट्रोजन के पास ना तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना उसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ कह सकते हैं नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो रेजोनेटिंग structure will be drawn because nitrogen have no vacant orbital, vacant orbital, उसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो रेजोनेंस होने की कंडीशन ही नहीं है। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट कंडीशन जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट स्टार्टिंग इक्विवेलेंट resonating structure। यार तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब आपके एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, वो एनर्जी का डिफरेंस तुम्हें फील नहीं होगा। अच्छा, बोले सर हमें तो कुछ भी फील नहीं होता है। तो बेसिकली एनर्जी एनर्जी के डिफरेंस का तो तुम्हें फील बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। तुम्हें स्ट्रक्चर में भी ऐसा लगेगा कि जैसे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब, तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर की फीलिंग करना बहुत आसान है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर लिया दिस वन, एसिटिटाइल लिया मैंने, मान लीजिए एसिटिटाइल का मतलब हो गया दिस वन HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये RS1 है, ठीक है। फिर मैंने क्या कराया, इसका RS2 बनाया, तो वो बनाया H, फिर यहाँ लिखा CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड को देखोगे ना तो आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज व्हाट, है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब इसका हाइब्रिड ड्रॉ करोगे आप तो हाइब्रिड क्या बनेगा,
सी ओ ओ, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल नेगेटिव। तो दैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर आर नोन एज व्हाट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा होती है ना। तो हम कह सकते हैं, वैसे टेक्निकली क्या है कि इन दोनों की RS1 RS2 की एनर्जी सेम है, लेकिन एनर्जी तो यार हाइपो मतलब एक्सपेरिमेंटल केस होता है। तो तुम्हें क्या देखना है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और उनके बीच में रेजोनेंस चल रहा है, तो दैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉन एज व्हाट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो लिख देते हैं, व्हेन व्हेन पोटेंशियल एनर्जी when potential energy of both resonating structures are same then there will be equal contribution of both equal contribution of both resonating structure। ठीक है ना। तो दैट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉन व्हाट, है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब सुनो ध्यान से। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज कैसे डिफाइन किया जाता है, चार्ज के बारे में क्या कहा जाता है। तो देखो, चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो, कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। अगर तुम इसके चार्ज को, है ना, मिनिमाइज कर दो, कम कर दो, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और चार्ज को मिनिमाइज करने का तरीका ये होता है कि तुम उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। अब वो चार्ज जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जितने ज्यादा तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे। तो हम कह सकते हैं, चार्ज चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो नेट चार्ज कितना था अभी फिलहाल इसके ऊपर, पहले वाले के पास 1। अब उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तुमने, 2। तो बताओ, ऊपर वाले केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्या वो 1/2 हो गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले ऑक्सीजन पे हाफ चार्ज रह गया और इस वाले ऑक्सीजन पे हाफ चार्ज रह गया। तो उससे जो एक चार्ज एक एटम के ऊपर था, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के हाफ में कन्वर्ट हो गया। तो उससे चार्ज कम हुआ, तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बताओ क्या हो गई, इंक्रीज हुई नहीं हुई। बोलो भैया सुनो। हाँ ठीक है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक जैसे मान मान थोड़ा लो, हाँ बताओ। स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ, हम्म, कॉपी करना है, एक सेकंड। इट्स क्लियर। हाँ सर, हो गया। आप क्वेश्चन दीजिए। ओके, डन नाउ सर। नेक्स्ट इज व्हाट। तो अब बात ये हुई कि हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो हमने क्या कहा कि एक स्ट्रक्चर दिया आपको, दिस वन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने इसको रोटेट किया, तो इसका जो फर्स्ट रेजोनेटिंग सिस्टम मैंने ड्रॉ किया है वो ये बनाया, इस बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, तो इसका जो रेजोनेटिंग सिस्टम है वो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम ऐसा बोल दें कि यार एक्चुअल में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल पॉजिटिव होगा, इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज कितना था 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए 3, तो जो पर कार्बन चार्ज आ गया वो कितना आ गया, 1/3, 0.33। 1/3, 1/3। इट इज क्लियर, हाँ सर। है ना। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। हमने क्या किया, ये बनाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, ये डबल बॉन्ड लगाया, और यहाँ क्या लगा दिया, एक सेकेंड, ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगाया है। सर 4 more resonating structures बन सकते हैं। 4 बन सकते हैं, बिल्कुल हो हाँ सकता है, 4 सर। बन सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो अब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, जरा सॉल्व करके बताओ जल्दी से। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी सॉल्व करो अलग से। देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या किया मैंने, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ डबल बॉन्ड है ही सही, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगले केस में जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा, स्ट्रक्चर वापस से वैसे बन जाएगा। तो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके अंदर, 5। 4 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। 4 तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कितने बन रहे हैं? 5। फिर तो यानी कि यहाँ पर सभी जगह रेजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड हो रहा है, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ भी क्या जाएगा, डेल नेगेटिव। इट इज क्लियर, यस सर। बोलो भाई, क्लियर है? Net charge would be by 5. बाई 5, तो डेल बाई 5 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ भी 1/5 आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1/5, 1/5 एंड 1/5। इट्स क्लियर, बोलो भाई। हाँ सर। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। अब बात आती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग। तो अब एक ही मॉलिक्यूल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर में हमें उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो विच वन इज मोर स्टेबल। तो एक क्वेश्चन है दिस वन, हमने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लिखा है CH
यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, लिखा है CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड, CH एंड O नेगेटिव, और इसका एक और रेजोनेटिंग हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, वो है CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, सबसे पहले देखो कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट में सिर्फ एक ही आता है, RS1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाले के बाद तुम कंपेरिजन करो सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, और थर्ड वाले में क्या हुआ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज। तो विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? सेकंड वाला। सेकंड वाला। देन कौन सा आएगा? थर्ड। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ यस सर। और नो? एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। यहाँ पर मैंने लिखा C, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ F है, यहाँ F है, और यहाँ पर F है। यहाँ पर क्या है? C नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, और यहाँ Cl है। अब देखो, पहले वाले में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नहीं है। लेकिन क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये क्या कर सकता है? यहाँ पर बॉन्डिंग करा सकता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? रेजोनेंस। तो क्या ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू व्हाट? फर्स्ट वाले के। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या रखा हुआ है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, सो सेकंड इज मोर स्टेबल देन व्हाट? फर्स्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? अब एक क्वेश्चन यस है, सर। ये आपको सॉल्व करना है। मैंने लिखा स्ट्रक्चर, सबसे पहले CH3C, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा OH, ये RS1 है ना? उसके बाद मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है CH3C O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैंने लिखा है CH3C, यहाँ O नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ क्या लगा दिया? OH। और उसके बाद लिख दिया CH3C, यहाँ लिख दिया O पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ लगा दिया OH। तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करके बताइए इसके अंदर। फर्स्ट, फर्स्ट वन सेकंड, CH। थर्ड। हाँ, हाँ बताओ भाई। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा CH3COH जिसमें चार्ज नहीं है। हाँ चलो, तुम तो ऑर्डर बताओ बस, केवल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे, ऑर्डर के फटाफट। एक मिनट सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बिल्कुल भाई, आंसर है फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। एक्चुअल में फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकंड भी स्टेबल है क्योंकि दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, बट डिफरेंस इज दैट कि फर्स्ट न्यूट्रल है और सेकंड चार्ज वाला है ना? थर्ड और फोर्थ में हाँ क्या सर। प्रॉब्लम हो गई कि थर्ड और फोर्थ में दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, एक बार कार्बन एक बार ऑक्सीजन। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगना तो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से बेटर ही है, इसीलिए ऑर्डर जो बना वो बना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर? अब बात यस होती है सर। कि नेक्स्ट कंडीशन। देखो, ये जो कहानी थी ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई खास बात नहीं थी, ठीक है ना? प्रॉब्लम देखो तब आती है जब रेजोनेंस का एक और पार्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। देखो, रेजोनेंस सिंपल था, रेजोनेंस के लिए हमने क्या जरूरी देखा था कि कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, C&P होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी था? C&P जरूरी था। सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, राइट? हाँ।
हाँ है ना? उसके बाद हमने कहा कि अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो ये भी एक तरीके का क्या है, रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस हाँ अब बात आती है कि अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक, है ना, प्रॉपर्टी शो कर लेता है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर लेता है, तो फिर आप उसको एरोमेटिक कहना शुरू कर देंगे, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ इफ एनी resonating structure is aromatic. If any resonating structure is aromatic, then then compound is compound is ar- if any resonating structure is aromatic, अगर कोई resonating structure aromatic होता है तो फिर आप उस कंपाउंड को क्या कहोगे, एरोमेटिक कहना सुनोगे। यानी कि जो एरोमेटिक है ना, उसके अंदर रेजोनेंस की कंडीशंस होती होती है, लेकिन उसके अलावा उसके पास कुछ और भी टेक्निकल प्रॉपर्टी आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस का एडवांस पार्ट बनना शुरू कर देता है। और उस रेजोनेंस के एडवांस पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक बोलना शुरू कर दिया हमने। क्या मेरी बात समझ में आ रही जी है ना? तो अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, मतलब एरोमेटिसिटी की बात करें क्या होती है, देखो बहुत बढ़िया लेक्चर है ये, एरोमेटिसिटी। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये बात समझ में आ गई कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के बाद बैक बॉन्डिंग क्या होती है, और अब बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो देखो एरोमेटिसिटी के लिए एरोमेटिक कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। अब यार एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल करने का मतलब क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि एरोमेटिसिटी फुलफिल होनी चाहिए। देखो एरोमेटिसिटी की अगर बात करी जाए तो इस कैटेगरी में हमारे पास में तीन तरीके के मॉलिक्यूल्स आते हैं बेसिकली। एक होते हैं एरोमेटिक, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक होते हैं एरोमेटिक, है ना, एक होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, एक होते हैं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। तीन कंपाउंड होते हैं। अच्छा बनते तो ये किससे हैं, रेजोनेंस से ही। तो रेजोनेंस की कंडीशन तो इनके अंदर होनी चाहिए। अच्छा रेजोनेंस की दो ही कंडीशन थी, रेजोनेंस के पास सिर्फ दो ही कंडीशन थी, क्या, कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो इसके अंदर और कौन सी कैटेगरी डेवलप हो रही है, तो इसमें पहली जो कैटेगरी डेवलप हो रही है उसे हमने कहा हकल रूल। +2 पर हकल रूल आना चाहिए। हकल रूल कहता है कि है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स मैं बताऊं मॉलिक्यूल्स के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इनका एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है कि जितने मॉलिक्यूल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसमें सेट होने चाहिए। बोले कैसे, जैसे मान लो कि है ना, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप रख करके देख लो वैल्यू, 0 रखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 रखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना, 2 रखो, है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और भी ज्यादा रख सकते हो आप। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये हकल रूल ने कहा। ठीक है ना? उसके बाद सिस्टम में, है ना, सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो सॉरी, पहले क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए। तीसरा है मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, है ना, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए।
मॉलिक्यूल्स साइक्लिक होना चाहिए। चौथा क्या है, मॉलिक्यूल्स में है ना कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करूं, यानी कि है ना सीसी और सीडी कंप्लीट कॉन्जुगेशन या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, तो इसमें से 2 पॉइंट तो हमने पहले ही पढ़ रखे थे। कौन से 2 पॉइंट पढ़ रखे थे बताओ? हमने प्लेनर पढ़ा था रेजोनेंस के लिए, है ना, और सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो ये चीजें तो रेजोनेंस की थी, तो एरोमेटिसिटी है तो रेजोनेंस का पार्ट, तो रेजोनेंस की कंडीशन तो फुलफिल करी। इसके अलावा 2 कंडीशंस और लगा दी इन्होंने कि एक तो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए और दूसरा है ना उसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आप मॉलिक्यूल्स को क्या कहना शुरू कर दोगे, एरोमेटिक। तो मेरी बात समझ में आ गई कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस का एक तरीके का एडवांस वर्जन है। तो रेजोनेंस की कंडीशन तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे, इस कंडीशन को और फुलफिल करना पड़ेगा उनको। ऐसे ही अगर हम एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो एंटी एरोमेटिक के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स बताए गए थे वो बताए गए थे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर होंगे n = 1, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है ना। प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर होना पड़ेगा उसको, प्लेनर होना चाहिए वो, ठीक है ना। साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक भी होना चाहिए उसको, और उसके पास कॉन्जुगेशन, बिल्कुल भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कैटेगरी में से कुछ भी हो सकते हैं, है ना। उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, प्लेनरिटी नहीं होनी चाहिए, उसको नॉन प्लेनर होना पड़ेगा, नॉन प्लेनर होना पड़ेगा, यानी कि उसका एक कार्बन sp3 का होना चाहिए। बताओ, साइक्लिक नहीं, साइक्लिक भी नहीं होना चाहिए, उसे असाइक्लिक होना पड़ेगा, है ना। और उसके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हो सकता है, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, वो एक भी कंडीशन उसकी ड्रॉप हो गई, तो मॉलिक्यूल्स को तुरंत क्या बोलना शुरू कर देना तुम, नॉन एरोमेटिक बोलना शुरू कर देना, ठीक है ना। तो आपको एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि एच को क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एच हकल रूल, एच पी प्लेन, एच पी के कंप्यूटर में सीसी और सीडी चेक करो, है ना। एचपी के कंप्यूटर में सीसी और सीडी चेक करो। अगर ये दिख गया आपको, तो मॉलिक्यूल्स को क्या बोलना तुम, प्लेनर बोलना, ओ सॉरी मॉलिक्यूल्स को क्या बोलना, एरोमेटिक बोलना शुरू कर देना। क्या देखना, एचपी के कंप्यूटर में है ना सीसी और सीडी चेक करो। एच मतलब हकल रूल, पी मतलब क्या बोलते हो बताओ, प्लेनर, सी मतलब साइक्लिक, ठीक है ना, और सीसी का मतलब होता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन या कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो भाई, अरे यस हाँ नो, सर। है ना। बताओ एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, बताओ एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, बोलो भाई, रूल, एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन हेलो। जरूरी है, या Hegel's हेलो, rule. एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। Yes, sir. Sir's voice breaking. No, not for me. हम कह रहे हेलो। हैं एरोमेटिक होने के लिए, सर मेरी आवाज आ एरोमेटिक रही है? होने के लिए, यस बेटा आ रही है। हाँ, तो एरोमेटिक होने के लिए हकिल्स रूल फॉलो होना चाहिए, दैट इज 4n+2 पाई हम्म, रूल। हम्म, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल। हम्म, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अच्छा, रेजोनेंस होने के लिए ये क्या कंडीशन जरूरी है, प्लेनारिटी, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और बैक बॉन्डिंग कराने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए,
बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस ही है, तो फिर जो वो एक स्पेशल टाइप की रेजोनेंस है जहाँ पे वेकेंट पी या डी ऑर्बिटल होगा, तो फिर वो बैक बॉन्डिंग दिखाएगा और एक लोन वैकेंट पेयर पी ऑफ और इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वैकेंट पी एंड डी के साथ में एक लोन पेयर होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग आ जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? अरे अरे सुनो, यस सर। चलिए तो अब एरोमेटिसिटी को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बेसिक बातें सारी बता दी है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई ग्रुप है ना, फैमिली है ना, जो जिसने इस चीज को डेवलप किया था, तो वो काम किया था बेंजीन ने। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, हाँ समझिएगा ध्यान से, कि ऑल those compounds those compounds compounds with so similar properties as that of benzene are aromatic compound। बोले कैसे, चेक कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है। चेक करो, क्या बेंजीन के पास टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसका हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है? तो बताओ क्या वो प्लेनर भी हो गया? हाँ। क्या वो साइक्लिक है? हाँ। यस। क्या वो घूम करके कंप्लीट कॉन्जुगेशन करा करके वापस से वहीं पर पाई बॉन्ड को पहुंचा भी सकता है? हाँ। हाँ। यस। तो यानी कि हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो अगर ये सारी सिचुएशन चल रही है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या है? एरोमेटिक एरोमेटिक है। एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एरोमेटिक वर्ड जो है ना वो बेंजीन के लिए ही पढ़ते हैं, जितनी भी रिएक्शंस वगैरह करते हैं वो सब हम लोग इसकी, ऐसा नहीं है कि केवल ये एक ही मॉलिक्यूल्स यही एरोमेटिक है, नहीं। लेकिन इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, तो हम बेंजीन को देख करके एरोमेटिक कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके पास ऐसा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये भी बात कर लेते हैं जरा, बेंजीन के अंदर अगर आए हैं तो हम, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन, तो हमने कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स, कितना पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया था ना, दूसरा पॉइंट, एरोमेटिक कंपाउंड्स like benzene like benzene so abnormal properties abnormal properties called aromaticity, called aromatic behavior, aromatic behavior। अब ये कौन से एरोमेटिक बिहेवियर रखता है भाई? बेंजीन के पास एरोमेटिक कैरेक्टर आया है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर ने उसके अंदर क्या चेंजिंग करी भाई? रेजोनेंस तो था, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ उसके अंदर एक और कैरेक्टर आया। अब क्योंकि हकल रूल ने इसको डिफाइंड किया है, तो केवल एरोमेटिक कैरेक्टर आने से तो बात तो नहीं बनी ना, कुछ तो और चेंजिंग आई होगी ना, जिसकी वजह से हमने इसको रेजोनेंस से निकाल करके एक स्पेशल केस में डाल दिया। भाई 12th क्लास के सारे बच्चे हैं, लेकिन 12th क्लास में के सारे बच्चों में से 5 बच्चों को अलग से निकाला गया,
तो ऐसा थोड़ी वो 12th क्लास के बच्चे नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ तो ऐसा आ गया ना जिसकी वजह से उनको अलग करा गया है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रेजोनेंस होने के बाद भी बेंजीन को निकाल करके एरोमेटिक ग्रुप में डाला गया? तो एरोमेटिक ग्रुप में वो कौन सी प्रॉपर्टीज ने डेवलप कर ली? तो उस प्रॉपर्टीज की हम बात करने जा रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स है ना आपके चैप्टर में कंसीडर होंगे। जैसे ही नया चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन वगैरह, तो एरोमेटिक अब पूरे टाइम चलता रहेगा। अभी टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा आपका, इसकी रिएक्शन वगैरह कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है दे usually give substitution, electrophilic substitution reaction over addition। अब यार ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि यार डबल बॉन्ड होने, जिनके पास डबल बॉन्ड होता है ना वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन बेंजीन के पास डबल बॉन्ड तो है लेकिन कैरेक्टर कम होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। ये कौन सी रिएक्शन देना शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना शो करते हैं। दूसरा पॉइंट, ना जनरली क्या है, ये ऑक्सीडेशन नहीं कराते हैं, दे आर नॉट सो ऑक्सीडेशन। ये इनके पास ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, ठीक है ना। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास इनमें ग्रुप अटैच कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात की जाए, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सो डिफरेंट बिहेवियर, substituent benzene so different behavior क्या मतलब है इसका भाई? देखो, जैसे मान लो मैंने क्या करा, यहाँ लगाया क्लोरोबेंजीन। अब ये है तो बेंजीन में, और बेंजीन कैसे नेचर के होते हैं? एरोमेटिक नेचर के होते हैं। तो ये एरोमेटिक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किससे कराया है? Cl से। और यहाँ क्या लगा दिया मैंने? OH। तो ये भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये फिनॉल, ये क्लोरोबेंजीन है। तो जो आपका क्लोरोबेंजीन है ये इनर्ट है, मतलब इसके पास कोई स्पेसिफाइड नेचर्स नहीं है। लेकिन जो फिनॉल है बेसिकली वो एसिडिक नेचर का है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है वो अलग, ऐसा नहीं है कि बेंजीन है तो एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। आप जैसा ग्रुप लगाओगे उसके नेचर में उस तरीके से भी चेंजिंग आएगी। इट इज क्लियर? हाँ अब बात हाँ करते सर। हैं कि हकल ने हमें क्या समझाया था, हकल रूल क्या था। अब हकल रूल को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। हमने हकल रूल में केवल इतना बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी कंडीशंस काम करती हैं इसके अंदर। तो चलिए अब हकल रूल को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, हकल थ्योरी। हकल थ्योरी, देखो हकल थ्योरी की बात करी जाए तो हकल ने क्या कहा था, उसके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। वो कौन कौन सी कंडीशन है? केवल इलेक्ट्रॉन्स की तो बात करनी है, सबसे आसान खेल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन्स पे रिजिड होकर के बात भी नहीं करनी होती है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है
for a compound to be aromatic Huckel theory must be follow क्या फॉलो करना पड़ेगा उसको? सबसे पहला पॉइंट, इट इज वैलिड सेकंड पॉइंट, it is valid for only monoclinic ring, monocyclic ring and atom of ring formed second period like रिंग किससे बनी होनी चाहिए? कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, इनसे बनी हुई रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे हकल रूल काम करता है अच्छे तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप है ना थर्ड पीरियड नहीं ले सकते हो, लेकिन इसके लिए वैलिड था, है ना। बाद में फिर इसको मॉडिफाई करके बाकी एलिमेंट्स पे भी यूज कर लिया गया। जैसे कि है ना, जैसे हम बोले आपसे कि S4N4F4, अब ये मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक है, इट इज एरोमेटिक, लेकिन ये हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक नहीं है। इसको हकल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। हकल ने तो सिर्फ है ना उन्हीं को एक्सप्लेन किया था जो मोनोसाइक्लिक होंगे, मोनोसाइक्लिक रिंग होगी और सेकंड पीरियड एलिमेंट से बनते हैं। तो बाकी जो एरोमेटिक कंपाउंड डिफाइन किया गया था फिर वो बाद में थ्योरीज आई थी। ऐसा थोड़ी कि केवल हकल थ्योरी चलती रही थी हमेशा। तो हकल ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो केवल ना मोनोसाइक्लिक रिंग और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बनने वाली रिंग को ही दिया था। नो डाउट एरोमेटिक ये भी हैं, लेकिन ये हकल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ऐसे ही जैसे आर्रेनियस ने कहा था कि एसिड वो जो H+ दे, तो इसके बाद ये थोड़ी था कि सारे एसिड उसी से सॉल्व हो गए थे, तो बाद में थ्योरीज डेवलप हुई थी। तो ऐसे ही सेम के खेल यहाँ पर भी हुआ था। इट इज एरोमेटिक but cannot be explained explained by Huckel theory. Okay, Huckel theory से एक्सप्लेन नहीं था। ठीक है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई आपकी है ना कि मोनोसाइक्लिक होनी चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अटैच होनी चाहिए, राइट। अरे यार ये सुनो, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ये तो मैंने बताया था, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। बाय हकल थ्योरी। इसकी भी कहानी समझाऊंगा क्या होता है हकल थ्योरी। ठीक है,
नेक्स्ट है हेकल थ्योरी, ठीक है ना। दूसरा है कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, है ना, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। एंड क्या होना चाहिए इसको, है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, नियरली प्लेनर। इसके बाद ऐसा कर देते हैं, इसी में मिक्स कर लेते हैं इसको बार बार निकाल के। कॉन्जुगेटेड प्लेनर, कॉन्जुगेटेड मींस, कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो ना, क्या मतलब बताओ बताओ। कॉन्जुगेटेड मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। Yes, sir. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक होना चाहिए एंड फॉलो व्हाट, फॉलो 4n+2 व्हाट पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब कहानी लगती है ना, तब आप क्या कह सकते हो कि हाँ यार ये मॉलिक्यूल्स हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एरोमेटिकल, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के पास में, है ना, कंप्लीट यानी कि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। कंपाउंड कंपाउंड मस्ट शो कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये कहानी थी किसके लिए, हक्कल रूल फॉर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए। बस एंटी एरोमेटिक के लिए क्या करना था अपने को, जो इलेक्ट्रॉन्स थी उसकी कहानी क्या करनी है, चेंज कर देनी है, उसकी कहानी को हमें थोड़ा सा 4n बदल देना है, यस। तो हम वहां लिख देते हैं फॉर एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड must be cyclic planar, प्लेन में होना चाहिए, एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स localization of electron present and follow for n electrons rule, for n pi electrons rules, ठीक है भाई। अब बात आती है कि ठीक है भाई ये हो गया, हमें बात समझ में आ गई। कुछ कंडीशंस की बात करते हैं कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या कहानी हमें समझनी चाहिए साथ में। और तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये सब के सब हाइपोथेटिकल होते हैं, तो हमने पहले बताया था आपको, है ना। एंड दे आर नॉट इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर। तो ये डबल एरो का साइन होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि दे आर इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर, दे आर द बाउंड्री। ये बाउंड्री को डिफाइन करते हैं या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि यार ये दोनों एक दूसरे में, है ना, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, हाइपोथेटिकल कहानी है। क्या मेरी बात सुन रही है ना। तो ऑल रेजोनेट स्ट्रक्चर all resonance
all resonance structure are hypothetical they are not interconvert convert ठीक है द एरो कौन सा वाला एरो ये वाला एरो बहुत लोगों का कहना ये होता है सोचना ये होता है कि ये जो एरो होता है ना ये ऐसा बताता है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर मूव कर सकता है भाई सब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की ये ऐसा कुछ नहीं है does not the interconversion ये इंटरकन्वर्जन को एक्सप्लेन नहीं करता it just describe the boundary condition for hypothetical molecules and actual molecules molecule lies between two structure ठीक है ना तो वो मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल्स दोनों के बीच में है ना तो वो पहला वाला है ना वो दूसरा वाला है दे आर नॉट इंटरकन्वर्ट है ना तो ये कहानी इसको को समझाता है ये दूसरा पॉइंट तो बहुत भाई साहब बहुत ही बेहतरीन है ना दूसरा पॉइंट समझिए आप है ना रेजोनेंस एनर्जी देखो जब कोई मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस करता है ना जब वो अपने पायलट को घुमाता है तो वो घुमा करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम करता है तो जब वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कम कर रहा है तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी तो डबल बॉन्ड को घुमाने से जो उसने अपनी एनर्जी कम करी मतलब जो एनर्जी रिड्यूस करी है तो उस एनर्जी को हमने कौन सा नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी तो हम कह सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी is the difference in energies of most stable resonance structure and that what and that of hybrid resonance or actual structure
hybrid or actual structure. Actual. तो आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो जो आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें सबसे स्टेबल, और जो हाइब्रिड बना रहे हो उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस इज नोन एज व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी. इट इज क्लियर और नॉट? बोलो भाई. जी. Yes. ओके, डन. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेजोनेंस एनर्जी फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना, कैसे डिफाइन करोगे? तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा, है ना, हेट्रो एटम अपने लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, उस मॉलिक्यूल्स की एरोमेटिसिटी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. तो नेक्स्ट लिख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो मैंने इसमें सबसे पहले लिया दिस वन, सेकंड लिया है दिस वन, और लास्ट लिया है दिस वन. अब यार खुद सोचो कि यार एक तो सल्फर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे अच्छी किसके पास है? सल्फर के पास. तो अगर हम इसमें रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करेंगे तो जो रेजोनेंस एनर्जी आएगा, रेजोनेंस एनर्जी वो इसकी आएगी अप्रोक्स 29, इसकी आएगी 21 और इसकी आएगी 16. क्यों? सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक डिपा में तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दिस वन इज लोकलाइज्ड एंड अनदर इज डीलोकलाइज्ड. तो जो डीलोकलाइज्ड है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इट हैव द व्हाट 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इट इज व्हाट? एरोमेटिक. तो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है. लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली कम हो जाएगी. तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी जो होगा एंड स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगा? बताइए. ऑर्डर, हाईएस्ट मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. या ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ONS होगा. स्टेबिलिटी, ठीक है ना, is what? A, then B, then C. It is clear? सर Clear? Yeah. Hello. हाँ सर, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका आईपी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल और Obviously. अब यहाँ पर देखो कुछ contradictions हैं. There are some contradiction, but it will remove after some time. इसमें problems भी है कुछ. देखो इतना आसान भी नहीं है. खेल तो तगड़ा होगा इसके अंदर अभी. तो जैसे मैं, है ना, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो ध्यान समझिएगा, इसमें गेम समझिएगा. जो तीनों स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर में गेम क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर. तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ऑक्सीजन वाले के साथ क्या गेम हो रहा है. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दिस वन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, राइट. अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो हमने क्या करा कि इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इसको अंदर लिया, राइट. तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो क्या बनेगा? दिस वन. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा.
ठीक है। अब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसके 3 मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही बना नहीं रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, यहाँ लिख देता हूँ। और जो बनेंगे 3 मोर स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कहानी क्या हुई है, यहाँ कौन सा इफेक्ट है ना डोमिनेट कर गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी थी ना वो कम हो गई और माइनस आई डोमिनेट कर गया। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन जो तुमने अभी बात बोली ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहाँ हम इस बात को बोल देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कि ये रहा आपके पास में ऑक्सीजन, ठीक है, और ये चार्ज घूम रहा था आपका। कौन सा चार्ज घूम रहा था यहाँ पर रिंग में? नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया था? डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो इसका जो अब ये क्या होता है वो बता दूंगा। इसका जो प्लस एम है वो लेस हो जाता है, डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और इसका माइनस आई फैक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो मोर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? सेम गेम जो होता है वो एज इट इज नाइट्रोजन के लिए लग जाएगा। ये रहा नाइट्रोजन, वही यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस कराया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपके पास डबल बॉन्ड है ही सही, इसके भी 3 मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। ध्यान से समझिएगा इस खेल को। तो 3 मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइनल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लो। ये रहा एन एच, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, ये घूम रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब इसका जो एम जो है ना, वो ज्यादा हो गया, एम मोर हो गया। अभी एम कैसे ज्यादा होगा? एम एम अभी एम छोड़िए आप, मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसका माइनस आई जो है ना वो लेस हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा एरोमेटिक बन गया। अब बात आती है सल्फर के साथ क्या हुआ। देखो सल्फर के साथ गेम बहुत तगड़ा है, इसको समझो आप ध्यान से। सल्फर के साथ क्या हुआ कि यार ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब सल्फर के साथ जब तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, गेम समझिएगा, तो एक तो कहानी ये है कि तुमने ऐसा किया, ठीक है ना, सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे दिया जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दे रहे थे तुम, सॉरी। तो जब तुमने इलेक्ट्रॉन दिया तो स्ट्रक्चर क्या बना? एस, यहाँ क्या लग गया? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था इसे आपके पास में। ये कोई इशू नहीं है, ठीक है, अच्छा अच्छी बात है। तो 3 तो इसके बन नहीं थे, है ना, 3 तो बनता है इसका। अब एक प्रॉब्लम और फंसी इसके अंदर। एक्चुअल में क्या है, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब अगर सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो देखो गेम फंस गया आपका। क्या कि सल्फर अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं ऐसे, ध्यान समझिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला है। ये नेगेटिव, ये लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये इस नेगेटिव चार्ज को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर करवा सकता है? यस। और अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर करवा सकता है तो इसके पास एक स्ट्रक्चर प्लस रहेगा, तो इसके पास 4 मोर स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। और जो एक एक्स्ट्रा बन रहा है वो एक्स्ट्रा कैसे बन रहा है? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ 3D ऑर्बिटल। यस और नो? हाँ 3D Yes. orbital, it form more structure, sorry, it form one more structure, ठीक है ना।
और वो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है वो 2p पाई एंड 3d पाई बैक बॉन्डिंग, यस सुनो। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा मामला क्या होता है, टफ हो जाता है। अरे यार, यस सुनो। Yes, sir. क्लियर है भाई? तो समझ आया। जो हाँ, सर। सल्फर है ना, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। सल्फर है, जो सल्फर है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और साइज क्या है उसका, ज्यादा है ना, एंड लार्ज साइज, एंड लार्ज साइज थर्ड का आ गया ना, ये लार्ज साइज है। तो यहां पर इसका जो प्लस एम है वो कम हो जाता है, और जो माइनस आई है वो भी क्या हो जाता है, इसका कम हो कम जाता है, होगा। वो भी कम हो जाता है। अब एम और ये सब क्या है अपन बाद में बात करेंगे, समझेंगे इसको डिटेल से कभी और। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, सर। क्लियर है? सर, ओके, हाँ बेटा स्टेबिलिटी बोलो। कम होगी ना मॉलिक्यूल की? स्टेबिलिटी कम होगी क्या? नहीं भाई, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, ये तो मैंने पहले बताया था। पर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, राइट? अभी देखो, आप वो बात मत करो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। क्या मैंने आपको, है ना, अभी इस तरीके के एक्सप्लेनेशन दिए हैं, या मैंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है अभी आपको? अभी मैंने फिर आपको फिलहाल इतना बोला है कि आई और आर में आर बड़ा इफेक्ट होता है, पहला पॉइंट ध्यान रखना। और आर में भी जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्रेम होते हैं मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, बस। ठीक है। बाकी किसी फैक्टर्स को आप अभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज क्या फंस जाओगे आप। अब बात आती है नेक्स्ट, जैसे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है ना, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल सबसे सिंपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ बेंजीन रिंग, क्या ये एरोमेटिक है? बोलो भाई, क्या ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, या साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट डिलोकेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या है ये एरोमेटिक, यस और नो? Aromatic है। हाँ, सर। सेकंड बताओ, इसकी बात करो भाई, इसकी बात करो, इसको दोबारा बना रहा हूं मैं। दिस वन, बताओ भाई, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, हाँ। कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसके अंदर हो सकता है, घूम सकता है ये, है ना। ओवरऑल इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा मॉलिक्यूल्स है, बताओ एंटी भाई? एरोमेटिक। इट इज ये भी एंटी एरोमेटिक। aromatic। नहीं, इट इज ना। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं आते हैं, यस ओके, और नो? हाँ। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सब हाँ कंडीशंस फुलफिल होते हैं पर पाई हाँ, वाला नहीं होता है। हाँ सर, ये ठीक है। साइक्लिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है। प्लेनर है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है ना, डीलोकलाइजेशन है, ठीक है ना, डीलोकलाइज्ड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, तो बेसिकली इट इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, इट इज क्लियर? अरे यार ये सुनो, हाँ सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब बात करते हैं फॉर दैट मॉलिक्यूल्स। देखो, इस मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करो तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, साइक्लिक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा लगता है कि कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन बेसिकली क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों? ये मॉलिक्यूल्स मैंने जैसे दिखाया है ना, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये मॉलिक्यूल्स नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है, शिट। लाइक
टब लाइक स्ट्रक्चर। अब टब लाइक स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स क्या नहीं है, प्लेनर ही नहीं है। अब जब ये प्लेनर ही नहीं है, इट इज नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। अगर ये प्लेन में ही नहीं है तो इसमें क्या नहीं हो पाएगा, डीलोकेलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और अगर डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा तो बताओ ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये साइक्लिक है नो डाउट, है ना, लेकिन ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेन। अब नॉन प्लेन है तो नो डीलोकेलाइजेशन, नो हाँ, डीलोकेलाइजेशन। because it won't come back to the same way it was, no sir. Yeah. Okay. If they are have no delocalization, that means it is non-aromatic. तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये बेंजीन रिंग नेगेटिव चार्ज, बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज एंड बेंजीन रिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तीनों की कहानी समझो। बेसिकली ये है C6H5 नेगेटिव, ये है C6H5 पॉजिटिव और ये है C6H5 फ्री रेडिकल। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस वन नेगेटिव चार्ज वाला है ना, दिस इज sp2, ये sp2 का है। इसकी बात करोगे पॉजिटिव चार्ज वाले की, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास में, तो ये क्या है, ये भी sp2 है, वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। और अगर इसकी बात करोगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिस कार्बन इज आल्सो व्हाट, sp2। ये सारे कार्बन sp2 है। तो sp2 कार्बन होने की वजह से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म नहीं होगी। तो अगर हम कहेंगे कि ना ये सारे के सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहेंगे यार ये सब के सब क्या हैं, एरोमेटिक हैं। दे आर ऑल व्हाट, एरोमेटिक। इट इज क्लियर और नॉट? बोलो बेटा। Yes sir. तो यहाँ लिख देते हैं, these orbital does not involve in resonance। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और रिंग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एरोमेटिक आएगा। बस ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्वॉल्व करते तो एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करते, लेकिन ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बिकॉज दे आर इन प्लेन, ये प्लेन में ही है, बिकॉज दे आर इन प्लेन नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ एनी वन रिंग इज एरोमेटिक देन द कंपाउंड इज एरोमेटिक। फिर कंपाउंड को एरोमेटिक कहना होता है। जैसे मान लो ये है, ये रिंग है और एक रिंग और है। अब दूसरी रिंग एरोमेटिक नहीं है, लेकिन एक रिंग एरोमेटिक है, तो आपके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6। तो आप इसे क्या कहोगे, एरोमेटिक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखिए, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये है। तो देखो, अब तुम्हें गिनने में ऐसा लगेगा कि है ना, इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि इफ एनी वन रिंग इज एरोमेटिक, तो कोई एक रिंग एरोमेटिक की बन गई, ये रिंग एरोमेटिक की बन गई है, तो उसको नहीं देखना होता है। तो अब इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कंसीडर करेंगे, और इसे भी क्या बोल देंगे, एरोमेटिक। इफ एनी वन रिंग इज एरोमेटिक देन द कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 9, ये OH है, ठीक है, ये रिंग है। अब इसके पास लोन पेयर है, हमें पता है रेजोनेंस में लोन पेयर आता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या है, तो हम कहेंगे दिस इज आल्सो व्हाट, एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एरोमेटिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ क्या लगा दिया, NH2, ठीक है, यहाँ भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, so it is also what, aromatic. Question number 11, C triple bond N benzene ring, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऊपर वाले को नहीं कंसीडर करना है, रिंग को कंसीडर करना है। इफ एनी वन रिंग इज एरोमेटिक देन द कंपाउंड इज एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 12, this one 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलोगे बताओ, एरोमेटिक। एरोमेटिक। इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन दिस कार्बन इज sp3। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन पूरा नहीं जा पा रहा है, और अगर कॉन्जुगेशन पूरा नहीं जा रहा है तो आप उसको क्या नहीं बोल सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो बिकॉज दिस कार्बन इज sp3, ये कार्बन sp3 हो गया, तो sp3 हो गया, तो इसको क्या बोलोगे आप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आने की वजह से हमने इसको क्या बोला, नॉन बताओ, एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर रखा, और इसे कर दिया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दिस कार्बन इज sp2। अब ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन करा लेगा, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है ही सी। तो अब ये क्या बना लेगा अपने आप को, एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। क्लियर। अगर मैं इसी में नेगेटिव चार्ज रख दूं, यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया और यहाँ लोन पेयर है, तो अब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे क्या बन जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक, इट इज एंटी एरोमेटिक। ये सुनो, बोलो भाई। यस सर। जी। क्वेश्चन नंबर 16, अगर मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल रख लेता हूँ, दिस वन एंड दिस ए फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कितना जाएंगे, 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते ही मॉलिक्यूल्स कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ना तो ये एरोमेटिक के इलेक्ट्रॉन्स रखता है, ना ये एंटी एरोमेटिक के इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो क्या बन जाएगा बताओ, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। इट इज क्लियर। हाँ। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक ना, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया। अब यहाँ भी है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंसीडर करोगे वो कितने आ जाएंगे, 8, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है और एक क्या है, डी लोकलाइज्ड है, ऐसी सेम नीचे है, तो डी लोकलाइज्ड को कंसीडर करना है, तो 2 ये कंसीडर हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 8 हो गया, तो 8 पे क्या बन जाएगा बताओ,
It is a Anti-aromatic. एरोमेटिक होगा। ओह, aromatic. It convert in anti-aromatic. It is clear? It convert in हाँ sir. anti-aromatic. Now next is what? Question number 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करोगे तो यहाँ पर हमने क्या रखा है O, यहाँ पर हम लेते हैं N, this is a N, okay, and this is a H. So total number of pi electrons is what? 8 pi electrons again. Yes or no? अरे यार बोलो यार, yes or no? हाँ, इसलिए एंटी एरोमेटिक होगा। So it is again what? Anti aromatic. It is clear or not? हाँ सर। Okay, तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप कर देते हैं अब। तो मुझे कल के पेपर में तो डाउट है, तो फिर मैं आपको भेजती हूँ सर और फिर आपने आप क्या बोला?